हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पटन इफ़ेक्ट। कॉम्पटन इफ़ेक्ट के पहले हम ये देख लें कि क्या हमारे पास कोई और भी इफ़ेक्ट है, जैसे थॉमसन इफ़ेक्ट है या रमन स्कैटरिंग है। क्योंकि कॉम्पटन इफ़ेक्ट पढ़ेंगे तो हम पहले कॉम्पटन स्कैटरिंग समझेंगे, और कॉम्पटन स्कैटरिंग समझने से पहले हम देख लें कि रमन स्कैटरिंग या थॉमसन स्कैटरिंग या फिर कॉम्पटन इफ़ेक्ट में जो कॉम्पटन स्कैटरिंग आ रही है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो बेटा, जब कोई भी हमने मटेरियल लिया है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इसके ऊपर जब हम कोई रेडिएशन इंसिडेंट करवाते हैं तो ये जो रेडिएशन है ऑल डायरेक्शंस में डिस्पर्स होने लगते हैं। इनमें से मैक्सिमम जो स्कैटर्ड रेडिएशन होते हैं, इनकी वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ के बराबर ही होती है। स्कैटर्ड हुए उसकी वेवलेंथ और जो इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ दोनों ही इक्वल होते हैं। ठीक है, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं आता है। तो इस टाइप की जो स्कैटरिंग होती है उसको हम थॉमसन स्कैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थॉमसन स्कैटरिंग। कब? जब इंसिडेंट रेडिएशन में और स्कैटर्ड रेडिएशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो थॉमसन स्कैटरिंग। इसके अलावा रमन स्कैटरिंग क्या होती है? तो रेडिएशन का कोई भी अगर हमने इंसिडेंट करवाया तो हम देखते हैं कि उसके वेवलेंथ में डिफरेंस आता है अगर डायरेक्शन बदलती है तो। पर अगर ये डिफरेंस इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड रीजन में आता है, ठीक है, तो उस समय, और जबकि वो स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड नहीं करता है वेवलेंथ में जो डिफरेंस है, बल्कि वो स्कैटरिंग करने वाले या करवाने वाले मैटर जो हैं, जो भी हमने मटेरियल या उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ में डिफरेंस। कौन सी वेवलेंथ? देखो एक बार फिर ध्यान दें, इंसिडेंट रेडिएशन हुआ, उसके बाद स्कैटर्ड रेडिएशन मिला। स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ से डिफरेंस हमको मिल रहा है। ये जो डिफरेंस है, अगर ये मटेरियल के कारण मिल रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है और स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम इस स्कैटरिंग को क्या कहते हैं? रमन स्कैटरिंग कहते हैं। बट अगर वेवलेंथ जो स्कैटर्ड रेडिएशन की है उसमें जो डिफरेंस मिल रहा है हमको इंसिडेंट रेडिएशन से, अगर वो सिर्फ और सिर्फ स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है, तब ही हम उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पटन स्कैटरिंग। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग को। आप सबको एटम मालूम है क्या होता है? ये हमारा न्यूक्लियस हमने बना दिया और ये हमने क्या बना दिए? ऑर्बिट बना दिए। ठीक है, ये ऑर्बिट हो गए। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिट है, सपोज इनमें ये हमने इलेक्ट्रॉन भी बना दिए, ठीक है, और ये आउटर शेल हो गया, इसमें भी हमने इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम देखें कि कोई फोटोन आके टकरा रहा है, ठीक है, ये आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर कोई फोटोन आया और आके टकराया, तो टकराने के बाद ये जो हमने इलेक्ट्रॉन बनाया ये इस डायरेक्शन में चला गया और फोटोन इस डायरेक्शन में आ गया, तो क्या होगा? ये जो स्कैटरिंग हुई है, ये जो एंगल बना है फाई, ये स्कैटरिंग एंगल है। तो जब इसकी वेवलेंथ जो है, इसकी वेवलेंथ इस एंगल पर डिपेंड करेगी। ये कौन है? फोटोन। फोटोन की वेवलेंथ इसके ऊपर डिपेंड करेगी, तब हम बोलेंगे कि ये कॉम्पटन स्कैटरिंग है। क्लियर है बेटा सबको? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम प्रॉपर वे में देखते हैं कि क्या है। तो स्कैटरिंग क्या हो गई? स्कैटरिंग है कि व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक, चाहे वो एक्सरे हो या गामा रेज हो, अगर ये किसी भी टारगेट पर स्ट्राइक करती है तो डिस्पर्स हो जाती है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। इसी फिनोमिना को हम स्कैटरिंग कहते हैं। और जो एंगल बनता है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और स्कैटर्ड रे के बीच में, उसको स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो होता है स्कैटर्ड होता है जब किसी भी सब्सटेंस से, तो उसमें दो कंपोनेंट हमको मिलते हैं स्कैटर्ड रेडिएशन में। वो दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पर भी इस डायग्राम में देखा, एक कंपोनेंट ये होगा और दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो दो कंपोनेंट है, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि या तो उनकी फ्रीक्वेंसी लोअर होगी या फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी लोअर है
तो वेवलेंथ क्या होती है, ग्रेटर होती है। और अगर फ्रिक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी कैसी होगी, सेम। तो अब बात आती है कि अगर लोअर फ्रिक्वेंसी हुई है या ग्रेटर वेवलेंथ है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं मॉडिफाइड रेडिएशन। और सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो हम उसको कहते हैं अनमॉडिफाइड रेडिएशन। क्लियर हो गया। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम कि हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट या फोटोन, किसी एनर्जी एच न्यू वाले को या एक्सरे को या गामा रेस को हम यहाँ से एमिट कराते हैं। कॉलीमेटर लगा दिया जहाँ से ये स्लिट के बीम के फॉर्म में निकलेगा। हमने एक टारगेट रख दिया यहाँ पर, और यहाँ एक स्केल है जिसके ऊपर डिटेक्टर लगा हुआ है। क्लियर। तो जैसे ही ये हमारा जो फोटोन है या एक्सरे है इस टारगेट को हिट करती है तो इस टारगेट के अंदर के जो एटम है उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री होके बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये फोटोन हमारे इधर चले गए और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा क्या होता है, रिकॉइल हो जाता है, जिसको हम हिंदी में प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ये दूसरी डायरेक्शन में आ जाता है। तो अगर डायरेक्शन नहीं बदल रही है, अगर ये सीधा सीधा इस डायरेक्शन में जाता है तो इसको मॉडिफाइड नहीं बोलते बल्कि अनमॉडिफाइड बोलते हैं। और अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी एंगल पर स्कैटर्ड हो रही है एक्सरे, तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड बोलते हैं। क्लियर है। इसी डायग्राम को हम इस थ्योरेटिकल समझने के लिए इस तरीके से हमने बना लिया कि मान लो हमारे पास जो रेडिएशन हम फोटोन इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हैं फोटोन को, वो ये हो गया, ये इंसिडेंट फोटोन हो गया। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सपोज टारगेट है, टारगेट में एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन है, तो हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं। तो ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी क्या हो गई, एच न्यू। सब जानते हैं फोटोन की मिनिमम एनर्जी कितनी, एच न्यू। अगर एनर्जी एच न्यू है तो इस फोटोन का मोमेंटम कितना हो जाएगा, एच न्यू बाय सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, रेस्ट पोजीशन पे है। तो जैसे ही फोटोन इससे टकराता है तो क्या हो जाएगा कि फोटोन अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देके स्कैटर्ड हो जाता है किसी डायरेक्शन में। तो अगर ये उसकी डायरेक्शन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्कैटर्ड फोटोन, हिंदी में प्रकीर्णित फोटोन हम बोल सकते हैं, ठीक है। तब उसकी जो एनर्जी होगी इसकी एनर्जी से डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि इस फोटोन ने अपनी एनर्जी कुछ इसको दे दी है, तो इसकी एनर्जी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। अगर एनर्जी एच न्यू डैश हो जाती, जहाँ यहाँ पहले एच न्यू था, अब कितना हो गया, एच न्यू डैश, कम हो गई। तो मोमेंटम जो पहले एच न्यू बाय सी था, अब वो मोमेंटम भी इस स्कैटर्ड फोटोन का चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा एच न्यू डैश बाय सी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, रिकॉइल हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ जाता है जो एंगल फाई इसके साथ बना रहा होता है। तो इसको हम और आगे देखते हैं कि कोलिजन से पहले क्या कंडीशंस है और कोलिजन होने के बाद में क्या कंडीशंस है। इसके इक्वेशंस बनाएंगे बेटा, और वो फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे कॉम्पटन शिफ्ट निकालने के लिए। तो जब कोलिजन नहीं हुआ था तो जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा था, इसी चीज़ को हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं। जब इंसिडेंट हो रहा है फोटोन कोलिजन से पहले, उस समय उसकी एनर्जी कितनी हो गई, एच न्यू हो गई, ठीक है। इसका मोमेंटम कितना हो गया, एच न्यू बाय सी हो गया। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है रेस्ट पोजीशन में है, तो उस समय उसकी एनर्जी कितनी होगी, m0 c स्क्वायर। ये m0 क्यों है, क्योंकि रेस्ट मास एनर्जी है। तो इसका मोमेंटम कितना होगा, जब वो रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम होगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू उसके मोमेंटम की 0 हो जाएगी। ये हो गई कोलिजन से पहले, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के डायग्राम की बात की, फोटोन और इलेक्ट्रॉन की। अब कोलिजन हो गया है तो उसके बाद क्या कंडीशन होगी इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की। तो जैसे ही कोलिजन हुआ, इस फोटोन ने अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी, ठीक है, और खुद स्कैटर्ड हो गया। तो स्कैटर्ड फोटोन जो है उसकी एनर्जी कितनी हो गई, एच न्यू डैश हो गई। स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम कितना हो गया, एच न्यू डैश बाय सी, कम हो चुका है। और जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ है उसकी एनर्जी कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम सी स्क्वायर हो गई, और उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब जिस एंगल पर ये जा रहा है ये थीटा हो गया, और यहाँ ये जिस एंगल पर आया है ये क्या हो गया, फाई हो गया। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पर अब इसके कंपोनेंट बनाते हैं अलोंग द डायरेक्शन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हम फिर उसको इस तरीके से समझेंगे, कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम के कंपोनेंट हमको बनाने पड़ेंगे, एनर्जी के नहीं, क्योंकि मोमेंटम इस डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन में। क्लियर हो गया। तो जैसे ही हमने यहाँ पर मोमेंटम एच न्यू बाय सी देखा, इसका मोमेंटम एच न्यू डैश बाय सी है, तो
एक्स एक्सिस, या हम कह सकते हैं अलोंग द इंसिडेंट रेडिएशन, ये क्या हो जाएगा एच न्यू डैश बाय सी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर में हो जाएगा एच न्यू डैश बाय सी साइन थीटा। ये पैरेलल हैं दोनों, तो ये एंगल थीटा बनेगा। सिमिलरली ये इसके पैरेलल है, ये फाई बनेगा। तो जैसे हमने इसके परपेंडिकुलर देखे और अलोंग द डायरेक्शन कंपोनेंट देखे, वैसे ही रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जिसका कि मोमेंटम हमने कितना देखा mv, तो उसका क्या हो जाएगा एंगल फाई है, इसलिए अलोंग द एक्सिस क्या हो जाएगा mv cos फाई हो जाएगा एक कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mv sin फाई हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर ये जो हम m की बात कर रहे हैं, ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो v वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है। और ये v वेलोसिटी कौन सी है, कोलिजन के बाद। कोलिजन से पहले तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे ही था, इसलिए कोलिजन के बाद की वेलोसिटी कितनी होगी, v हो जाएगी। और अगर कोलिजन के बाद उसका मास m है, तो वो m को अगर हम रेस्ट पोजीशन में लिखें तो क्या हो जाएगा m0 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये चीज़ें आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमने बात की यहाँ पर एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम कौन सा, फोटोन इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा एक सिस्टम हो गया, कोलिजन से पहले का सिस्टम और कोलिजन के बाद का सिस्टम, ठीक है। तो एनर्जी कितनी हुई सिस्टम की कोलिजन से पहले, फोटोन की एनर्जी एच न्यू। अब सिस्टम बात किया मतलब फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों को मिला के बात कर रहे हैं, तो कोलिजन से पहले फोटोन की एनर्जी एच न्यू और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी m0 सी स्क्वायर, दोनों जुड़ गई सिस्टम की एनर्जी बोली। तो ऐसे कोलिजन के बाद कितनी एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की, तो जितनी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है एम सी स्क्वायर, और जितनी ही स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है एच न्यू डैश, वो दोनों भी ऐड हो गए। तो टोटल जब कोलिजन से पहले सिस्टम, कोलिजन के बाद, तो कंजर्वेशन अगर हम लगाएं एनर्जी का, तो क्या होगा, कोलिजन के पहले की एनर्जी इज इक्वल्स टू कोलिजन के बाद की एनर्जी। तो इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर पुटअप कर दिया, हमारे पास एक ही इक्वेशन बन गया, एच न्यू प्लस m0 सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। जैसे हमने एनर्जी के लिए निकाला, ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा देंगे सेम अलोंग द डायरेक्शन। अब ये दो चीज़ें आएंगी यहाँ पर, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने यहाँ पर जो डायग्राम ड्रॉ किया था, ये अलोंग द डायरेक्शन और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना। तो जब अलोंग द डायरेक्शन मोमेंटम लेंगे हम, तो क्या होगा, तो अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा, डायग्राम भी यहाँ पर दिख रहा है। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले अलोंग द डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन, तो क्या हो गया, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, किसका कोलिजन, फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का। तो इसका कोलिजन कितना है, एच न्यू बाय सी, इसका कितना है मोमेंटम, इसका मोमेंटम एच न्यू बाय सी, और इसका इलेक्ट्रॉन का 0। तो ये हो गया अलोंग द डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और आफ्टर कोलिजन कितना हो गया, अलोंग द डायरेक्शन यानी इसी डायरेक्शन में, यानी ये और ये, तो ये कितना हो गया, एच न्यू डैश बाय सी कॉस थीटा, और यहाँ पर कितना हो गया, एम वी कॉस फाई। और ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम निकालेंगे अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो फिर कितना हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये थोड़ी परपेंडिकुलर जा रहा है फोटोन, है ना, ये तो एक्स एक्सिस में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ये रेस्ट पे ही है, तो ये भी इधर नहीं जा रहा है। तो कोलिजन से पहले परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम कितना होगा, 0, इसका भी 0, इसका भी 0, ना ये इधर जा रहा है ना ये इधर जा रहा है। लेकिन कोलिजन के बाद हमको कंपोनेंट मिल चुके हैं ये, तो इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो एच न्यू डैश बाय सी साइन थीटा, और ये प्लस करेंगे एम वी साइन फाई, लेकिन हमने प्लस की जगह क्या लगाया, माइनस साइन। क्यों लगाया, क्योंकि दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये दो इक्वेशन क्लियर हो गए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 5 दिख रहे हैं। अब हम इनको यूज़ करके ये निकालेंगे। तो ये रेड इंक से जितने इक्वेशंस मैंने लिखे हैं, ये हमारे प्राइमरी इक्वेशंस हो गए, जो हमको आगे हेल्प करना है इनका यूज़ करके। तो जब हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे बेटा, तो आप इसको सॉल्व करो, सी का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, एम वी यहाँ पर क्या आ गया, एम वी कॉस फाई, यहाँ से हम देखें अगर, तो ये एम वी कॉस फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू बाय सी माइनस ये हो गया एच न्यू डैश बाय सी कॉस थीटा। आप इसको सॉल्व करोगे, एम वी सी कॉस फाई इज इक्वल्स टू आपको एच न्यू माइनस एच न्यू डैश
कॉस थीटा मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप ये इक्वेशन यूज़ करते हो इक्वेशन नंबर 5, तो आपको MVC साइन फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू डैश साइन थीटा मिल जाएगा। क्लियर। अब ये जो दो इक्वेशंस मिले हैं, इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो जब हम इनको स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, हमारी जो लेफ्ट साइड है ये क्या है, MVC कॉस फाई और MVC साइन फाई, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको सिर्फ क्या मिलने वाला है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉज स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू आप इसको सॉल्व कर लोगे फॉर्मूला लगा के, ब्रैकेट ओपन कर दोगे। सॉल्व करने पर आपको फाइनली जो इक्वेशन मिल रहा है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, और ब्रैकेट में आएगा न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर। ये फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज फ्रीक्वेंसी मिल रही है, माइनस न्यू न्यू डैश कॉस थीटा इंटू 2 ये मिलेगा। तो अब हमने जो निकाला है इक्वेशन, ये इसका यूज़ हम आगे करेंगे। तो आपको ये याद रखना, ये जो मैंने इस बॉक्स में लिखे हुए इक्वेशन, इन्हीं को यूज़ करके आगे के डेरिवेशन होंगे। लेकिन एक इक्वेशन हमने जो इक्वेशन नंबर 3 लिया था एनर्जी का, ये इक्वेशन नंबर 3 था हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन था। इस इक्वेशन को अब यूज़ करके हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 9 फाइंड आउट किया हुआ है, MC स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस M0 C स्क्वायर। इसको हम स्क्वायर कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन नंबर 10 मिलेगा। ये इक्वेशन 10 आप देख सकते हैं, M स्क्वायर C4 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश M0 C स्क्वायर प्लस M0 स्क्वायर C टू द पावर 4, ये आपको इक्वेशन मिलेगा। अब आपने ये इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 10 का यूज़ करना है। आप क्या करोगे, इस 10 में से इक्वेशन 8 को माइनस करोगे। जब माइनस करोगे आप, तो आप पूरा मैथमेटिकली डेरिवेशन है, आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो m दिख रहा है, आपने यहाँ m की वैल्यू M0 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, वैसे क्या हमने पढ़ा था, m की वैल्यू क्या थी, M0 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दिया तो हमको ये मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर जो M0 स्क्वायर C टू द पावर 4 है, ये ट्रांसपोज हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फाइनल रिमेनिंग पार्ट ये सॉल्व करने पर यही रहेगा, यहाँ पर ये पार्ट चल रहा है और यहाँ आपको ये मिलने वाला है। और फाइनली जब आप इसको रीसेट करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिला, न्यू माइनस न्यू डैश डिवाइडेड बाय न्यू न्यू डैश इज इक्वल्स टू h बाय M0 C स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हमने नेक्स्ट पेज में ये लिखा। अब यहाँ से इसको जब हम डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस न्यू डैश माइनस 1 बाय न्यू इज इक्वल्स टू h बाय M0 C स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा मिला। ये इक्वेशन क्या शोज कर रहा है, ये इक्वेशन हमको बताता है कि स्कैटर्ड फ्रिक्वेंसी जो है इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी से हमेशा कैसी होती है, लेस देन होती है। क्लियर है, ये नज़र आ रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक है। तो अब c हमने क्या किया, इस इक्वेशन में c से मल्टीप्लाई कर दिया, तो c बाय न्यू डैश माइनस c बाय न्यू इज इक्वल्स टू HC बाय M0 C स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा बचा। तो c अपॉन न्यू डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश, और ये क्या हो गया, लैम्डा। तो फाइनली हमारा इक्वेशन जो आया, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय M0 C इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा यहाँ पर ये जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है, ये क्या है, ये ही है कॉम्पटन शिफ्ट। इसको हम डेल लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। क्लियर है। ये लैम्डा डैश वेवलेंथ जो है ये ज़्यादा है और लैम्डा जो है ये कम है। ये इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है और ये जो चेंज हुआ हमको वो, तो दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ पर ये सब कांस्टेंट है, h M0 C सब कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, थीटा। तो अब थीटा पर देखते हैं। हमने एक डायग्राम देखा था शुरू में, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप वाला डायग्राम था, और यहाँ पर मैंने एक स्केल भी बनाया हुआ था। ये जो डिटेक्टर है इस स्केल पर रोटेट कर सकते हैं। डिटेक्टर यहाँ रखा, मतलब थीटा 0 पर हमको क्या डिटेक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे डिटेक्टर को चेंज करेंगे, इसकी पोजीशन चेंज होगी, एंगल चेंज होगा, वहाँ पर जो स्कैटर्ड हो रही हैं एक्सरे वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं और ग्राफ बना सकते हैं। तो हमको ये दिखेगा कि जब थीटा की वैल्यू 0 थी, तो अगर आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 पुटअप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, डेल लैम्डा की जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल मिलेगी। मतलब ये कि वहाँ पर कोई भी स्कैटरिंग नहीं हो रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर है। अब अगर हम थीटा को 90 डिग्री पर ले जाते हैं, थीटा हमारा एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो जब यहाँ पर थीटा
cos 90 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर फाइनली बचेगा h/m0c। अब h कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, m0 इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सारे कांस्टेंट है। आपको इन सब की वैल्यूज़ पता है। सारी वैल्यूज़ पुटअप करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वेवलेंथ की वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी मिली, जो शिफ्ट है 0.02426 अंगस्ट्रॉम। ये क्या शो कर रहा है, ये शो करता है कि ये जो डिफरेंस है वेवलेंथ का, ये कॉम्पटन वेवलेंथ कहलाती है। ये वेवलेंथ कॉम्पटन वेवलेंथ होती है। और फाइनली जब हम थीटा की वैल्यू को 180 पुटअप करते हैं, पाई पुटअप करते हैं, उस समय इसका जस्ट डबल हमको डेल लैम्डा मिलता है। तो इससे हम ये समझ रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा जो है वो वेरी होता है 0 से 180 डिग्री तक, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन जो होती है वो भी क्या होती है, वेरी होती है। वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन यानी कि ये जो फोटोन है, ये जो स्कैटर्ड हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। क्लियर है। तो अब उसको हमने एक एक्सपेरिमेंटल डायग्राम जो हमने देखा वो देख रहे हैं। ये एक हमने लिया हुआ है मॉलिब्डेनम, उसकी के अल्फा लाइन का जो है वो स्कैटर्ड हो रहा है ग्रेफाइट के थ्रू मॉलिब्डेनम, ठीक है। उससे जो के अल्फा लाइन मिली उसके लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब थीटा 0 था तो हमको वेवलेंथ कैसी मिल रही थी, सिंगल एक पीक मिला। थीटा की वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ पे तो अनमॉडिफाइड रेडिएशन हो गया, लेकिन जैसे ही थीटा बदला, थीटा की वैल्यू कुछ मिली तो हमको एक मॉडिफाइड रेडिएशन मिल रहा है और एक अनमॉडिफाइड। तो फर्स्ट पीक किसको शो कर रहा है, अनमॉडिफाइड ये भी अनमॉडिफाइड था, ये अनमॉडिफाइड, लेकिन मॉडिफिकेशन कितना हुआ, ये, ठीक है। तो इसका और इसका लैम्डा डैश और लैम्डा, इनका जो डिफरेंस है, ये लैम्डा डैश और ये लैम्डा, कितना आ गया, डेल लैम्डा, ठीक है। हमने क्या किया, एंगल की वैल्यू और इंक्रीज कर दी। तो जैसे ही एंगल बढ़ा तो ये इंटेंसिटी के बीच में और वेवलेंथ के बीच में जो ग्राफ बन रहा है, इसमें हमको डेल लैम्डा और इंक्रीजिंग फॉर्म में दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो कॉम्पटन शिफ्ट जिसको हम कहते हैं डेल लैम्डा, ये इंक्रीज होता चला जाता है। क्लियर है। तो अब आप इसको, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है बेटा। थैंक यू।